नहीं है, इसलिए कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी मुराद प्रकाश अम्बेडकर साहब से है और ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने पिछले पार्लिमानी इलेक्शन में और अब आइंदा 1.5 माह बाद होने वाले महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में जो है तो एक भौचाल सा सियासी मैदान में मचा दिया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब को जो है तो एमआईएम के साथ टाई अप करना पड़ा। आखिर ऐसी क्या वजूहत रही कांग्रेस और एनसीपी के साथ एक पुराना ताल्लुक होने के बावजूद भी इस इलेक्शन में आपको उनको इजी लेना पड़ा। ये तमाम बातें हम कोशिश करेंगे कि प्रकाश अम्बेडकर साहब से जाने, इसलिए कि एक वंचित इस मुल्क में और इस देश में जो एक वंचित तबका है और जो माइनॉरिटीज़ है, तो इनको कैसे, इनके पास क्या प्लानिंग है और ऐसी क्या मनसूबाबंदी है कि जिनको प्लेटफॉर्म देकर जो है तो ये उनके लिए इस मुल्क में, इस देश में जो है तो हालात को साजगार और महफूज बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश अम्बेडकर साहब। सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि चूंकि आपका एक बड़ा राजनीतिक करियर रहा है और आप इस मुल्क में एक बाएतमाद सियासी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, कांग्रेस और एनसीपी से आपका बड़ा ताल्लुक रहा है। किसी ज़माने में मतलब आप कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ मीटिंग्स वगैरह होती थी या इश्यूज पर डिस्कशन होते थे। आखिर ऐसी क्या वजह हुई आपकी 2019 में कि आपको जो है तो मजलिस के साथ आना पड़ा? देखिए, कांग्रेस का रिश्ता जो है वो 2004 से ही टूट गया। सेना बीजेपी की सरकार जब महाराष्ट्र में बनी थी, उस वक्त कांग्रेस एक थी और कांग्रेस के उस वक्त के जो अध्यक्ष थे वो सीताराम केसरी थे और सीताराम केसरी होने की वजह से हम लोग उनके साथ में समझौता कर पाए, क्योंकि सीताराम केसरी एक ओबीसी नेता थे और उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो भी महाराष्ट्र में गलती हुई है और सेना बीजेपी की सरकार को जाना चाहिए। तो उनके साथ में समझौता हुआ, लोकसभा का समझौता हुआ। लोकसभा के समझौते के बाद में जो है वो इलेक्शंस आए, हम लोग जीते, सेना बीजेपी हारी। लेकिन सोनिया गांधी और शरद पवार दोनों का जमा नहीं, दोनों अलग अलग हो गए। हम लोग कांग्रेस लेड बाय सोनिया गांधी उसके साथ में रहे। सरकार आई, लेकिन सरकार आने के बाद शरद पवार और सोनिया गांधी की दोस्ती हुई और उनकी दोनों की दोस्ती होने से वजह हम लोग बाहर हो गए। अच्छा। अब ये राजनीति में चलते रहता है कि शरद पवार को लग रहा था कि उनके साथ में उस वक्त मैंने उनका साथ देना चाहिए था, मैंने उनका साथ नहीं दिया, मैंने सोनिया गांधी का साथ दिया और वहीं से जो है वो अलग एक राजनीति की शुरुआत हुई कि जो हम लोग अलग से अपना जो पहले हम लोग का रुख था कि हम लोग तीसरे मोर्चे की ओर थे। तो मतलब एक बार फिर अपॉर्चुनिज्म की जो है तो जो कांग्रेस के पास मतलब शुरू से रहा है कि अपॉर्चुनिज्म उनके पास बहुत ज्यादा रहा, तो वो आपका इस्तेमाल हुआ और वो चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि चंद्रशेखर की लॉन्ग मार्च के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, उसमें मैं सिर्फ जो 3-4 कम वोटों से हारे, मतलब कुछ हजार वोटों से हारे, उसमें से हम भी एक थे। तो कांग्रेस को जो है हमारे नाम से एक डर तो था ही पहले कि इतनी बड़ी वेव में भी अगर ये उस वेव को रोक सकता है तो उसका। लेकिन एक दूसरी बात है महाराष्ट्र की, जो एक परिवारवाद की राजनीति है और हम लोग परिवार के राजनीति के खिलाफ थे और इसलिए परिवारवाद जो है वो कभी ये नहीं चाहता था कि हम लोग बड़े ताकतवर बने और इस राजनीति का हिस्सा बने। तो ये परिवारवाद भी हमको जो है वो विरोध करता रहा। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां विरोध करती थी, इस परिवारवाद भी विरोध करता रहा। दूसरी बात यह है कि
सोच समझ विचारधारा को लेके जो हम चल रहे हैं, तो हम सेना बीजेपी के साथ कभी जा नहीं सकते। वैसे किसी ने हमको रोका नहीं और रोक भी नहीं सकता है। बात यहाँ पर आप विचारधारा की कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो विचारधारा से असहमति की वजह से आपको कंफर्ट जोन जो है तो एमआईएम के साथ नजर आया। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस का हिंदूनीकरण होना शुरुआत हुआ, हिंदुओं की बात करती तो मैं समझता कि कहीं ना कहीं थी उनकी सही बात चली है, लेकिन वो हिंदुओं के आड़ के नीचे वो वैदिक धर्म की बात कर रहे थे, जनोई की बात कर रहे थे, और बाकी हिंदू जो है वो जनोई के खिलाफ है यहाँ पर। तो इसके अंदर ये जो जनोई के खिलाफ है वो वंचित है, तो इसलिए वंचितों की एक ताकत बनी। इस वंचितों की ताकत को अगर मुकर्रर करना है तो मुसलमानों के साथ लेना ज़रूरी है। एमआईएम के माध्यम से आप मान लीजिए कि एक साथ मेरी, आखिर आपको क्यों मजबूर होना पड़ा ये जात पात की, मतलब कहीं ना कहीं ये सियासत तो जात पात की, ये जात पात की सियासत है। देखिए यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि मुसलमान यहाँ की राजनीति को नहीं समझ रहा है। जिस दिन वो समझ आएगा तो मेरे ख्याल से यहाँ की राजनीति की मोड़ अलग होगी। मुसलमान मोड़ा भर के इस्तेमाल हो रहा है और वो मोड़ा समझ रहा है कि मैं राजा हूँ। ओके, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। उनके सामने जो परसेप्शन खड़ा किया जा रहा उस वजह से वो समझ रहे हैं कि हम हाँ, देखिए अभी मान लीजिए मुसलमान हारा क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मतलब मॉब लिंचिंग है, फिजिकल टॉर्चर है उसको, सियासती अभी कुछ हारा नहीं है, धार्मिक तौर से उसमें कुछ हारा नहीं है। लेकिन यहाँ समाज अगर हारा कौन है, तो हिंदुओं का तबका जो वंचित है वो हार रहा है। प्रकाश जी, और ये कहूँगा कि आरएसएस की जो राजनीति है कि मुसलमानों को मोड़ा बनाकर ये जो वंचित हिंदू है कि जो आज़ाद ज़िंदगी जी रहा है उसकी आज़ादी छीनने की बात वो कर रहा है। ये जिस दिन मुसलमान समझेगा यहाँ, उस दिन मेरे ख्याल से मुसलमान अलग राजनीति यहाँ पे शुरुआत करें। क्या आपको उम्मीद है कि बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, नेशनल लेवल पर मिला है, जाहिर सी बात है वही मैंडेट हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी रिपीट हो, इस सिचुएशन के दरमियान आप सर्वाइव कर पाएंगे? सवाल ऐसा है, देखिए कि इम्तियाज़ की भी अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, कांग्रेस को 65,000 वोट मिले, जिसमें से 50,000 मुसलमानों के वोट है, 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनको 17 या 18,000 वोट मिले। जी, 17,000। मुसलमान इस कॉन्स्टिट्यूंसी भी कितना है? 2.25 लाख। उसमें से मान लीजिए 90% वोट पे गया। 90% वोट को जाने के बाद 50 और 18 68,000 तो वैसे ही इम्तियाज को मिले नहीं। फिर भी सवाल ऐसा है, जवाब ऐसा है कि मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान कुछ बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, वो ये है कि ये जो वंचित है, जिसमें दलितों का भी वोट है, ओबीसी का भी वोट है, उस वोट ने इम्तियाज को जीता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों ने इस पर गौर करना चाहिए कि वंचित के पास जो वोट है, हिंदुओं का वोट है, वो सेक्युलर है। कांग्रेस के पास जो हिंदुओं का वोट है वो नॉन सेक्युलर वोट है। इसलिए कांग्रेस का हिंदू वोटर जो है वो मुसलमानों को वोट नहीं देता है, और वंचित का जो हिंदू वोटर है वो मुसलमानों को वोट देने से कभी कतराता नहीं है। तो ये जो पॉलिटिकल सेंस मुसलमानों में होना चाहिए कि देयर इज वन विद इन हिंदुओं के अंदर एक धार्मिक हिंदू है और दूसरा एक सेक्युलर हिंदू है। तो मुसलमानों की राजनीति जो सेक्युलर हिंदुओं के साथ होनी चाहिए, वो जिस दिन ये फैसला लेगा
उस दिन वो आरएसएस को कंट्रोल कर पाएगा। अच्छा, कश्मीर इशू के ऊपर 370 आर्टिकल और 35A, इस पर आपकी क्या राय है? क्या फैसला, कैसा फैसला है बीजेपी का? देखिए, मेरे ख्याल से इस पर दो चीज़ें पहली होनी चाहिए, मतलब राय देना एक अलग बात है, और दूसरा जो है उस पर लोगों के सामने 370 में जो बदलाव आया 70 साल के अंदर, उसका एक ब्यौरा देना ये भी जरूरी है। ओके। आज कैसा हो रहा है कि एक एग्रेसिव हिंदू है कि जो इस देश को पूरी तरह से सेक्युलरिज्म खत्म करके हिंदुइज्म लाना चाह रहा है, और वो इस बात का जो है वो पूरेपूर फायदा ले रहा है उसमें। आपको ऐसा नहीं आप लगता कि एक मिनट आप बात सुनो, काटने की बात मत करो, क्योंकि ये सबसे अहम बात है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैं दिल से राजनीति भी करता हूँ, लेकिन दिमाग से ज्यादा करता हूँ। 50 साल के अंदर किसी भी अखबार ने ये न्यूज को नहीं फैलाया कि जम्मू और कश्मीर की असेंबली ने 40 बार प्रेसिडेंट से ये कहा कि ये फलाना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आप निकालिए। 70 साल के अंदर 40 ऑर्डर्स निकले कि जिन 40 ऑर्डर जो निकले थे उसमें जम्मू और कश्मीर की असेंबली ने ये कहा कि ये अधिकार हमारे पास था, अब ये अधिकार हमारे पास नहीं रहेगा, वो पार्लियामेंट के पास जाएगा। खुद असेंबली ने सारी, ये खुद जम्मू और कश्मीर की असेंबली ने ये कहा है। इस सरकार की भूमिका एक अलग है और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका एक अलग है। सुप्रीम कोर्ट कई डिसीजंस में ये कह चुकी है कि 370 ये कॉन्स्टिट्यूशन का परमानेंट फीचर हो चुका है, एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि 370 अब बेसिक फीचर हो चुका है। केशव नंदा भारती केस जो है वो केशव नंदा भारती केस में ये कहा है कि जो बेसिक फीचर है उसको आप बदल नहीं सकते, उसे छेड़छाड़ी नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अब दर्ज है। बीजेपी का अपना एक एजेंडा है कि 370 खत्म करना। जिस तरह कश्मीर को 35A के माध्यम से और 370 के माध्यम से एक स्पेशल स्टेटस था, और दूसरा यह था कि कश्मीरियों की ज़मीन जो है वो कश्मीरी ही खरीद सकता है, दूसरा और कोई नहीं खरीद सकता। ऐसे तरह से प्रावधान 7 सिस्टर्स में भी है, नॉर्थ ईस्ट के। एक जगह आपने खत्म किया और दूसरी जगह आपने रखा है, तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 जो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल बिफोर लॉ, ये जो दोनों है, ये दोनों का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए सरकार ने इसको खत्म तो कर दिया पार्लियामेंट के माध्यम से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये खत्म नहीं हुआ, वो भी पेंडिंग, वो अभी पेंडिंग है। एक और महाराष्ट्र असेंबली को लेकर एक सवाल ये है कि महाराष्ट्र असेंबली में एमआईएम के साथ आप कितनी सीटों पे आपकी बातचीत चल रही है, और एमआईएम चाहती है कि 80 सीटों पर इलेक्शन लड़े, तो इस पे कहाँ तक आप मानेंगे, नहीं मानेंगे? ये चूंकि ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि महाराष्ट्र बिलखुसूस औरंगाबाद के जितने वंचित और मुस्लिम वोटर्स है, तो जानना चाहते हैं कि भाई वंचित के दिल में क्या है, क्या वाकई वंचित जो है तो एमआईएम की इस डिमांड को मानेगी कि 80 सीटों पर लड़ेगी कि नहीं? हमको यहाँ की व्यवस्था को भी देखना है। ओके। और व्यवस्था ये देखनी है कि मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर एक एग्रेसिव हिंदू माइंड काफ़ी बड़ी तेजी से आगे बढ़ गया है, हावी है, और वो डिक्टेट कर रहा है। उस डिक्टेट के बावजूद भी हम लोग मुसलमानों को वोट ट्रांसफर कर सकते हैं, एक हिंदुओं का फोर्स हमने खड़ा कर दिया है। ओके। इस इक्वेशन को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते।
इसलिए कितने सीट देंगे कितने सीट नहीं देंगे ये समझौता होगा, ये बात सही है, लेकिन ये हम लोग आखिरी वक्त में ही बताएंगे। तो ये अभी पत्ते आखिर में खुलने वाले हैं। ये पत्ते आखिरी में खुलेंगे। तो ये एक और सवाल ये था कि अगर हम औरंगाबाद की 3 सीट्स की बात करें कि मध्य और पूर्व और पश्चिम, तो इस पे वंचित का कहीं अपना कोई डिमांड है कि भाई हम फलानी सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे? ये हम तो आज सवाल ऐसा है कि सवाल ऐसा है उसमें कि डॉक्टर साहब की सीट खाली एक पक्की है, बाकी की सीट अपक्की है। अपक्की मतलब वंचित का कहीं ना कहीं अधिकार जो है तो वंचित भी You have चाहती है। come for commitment and you are asking the question. This is not fair, gentlemen. It's okay, no problem. मैसेज जाने तो सीधा, मैं जानता हूँ। क्योंकि ऐसा है कि वो मैसेज सीधा गया तो लोगों के पास जाएगा। कंफ्यूजन फैलाने वाले अखबार ही होते हैं उसमें। इसीलिए तो मैं आया, मतलब पूछ लूं आपसे सीधे सीधे कि भाई मजलिस का ठीक है। ये थे हमारे साथ प्रकाश अंबेडकर साहब, जो वंचित और एमआईएम के मतलब बड़े भाई की हैसियत रखते हैं असद साहब के मुताबिक, कि आप बड़े भाई हैं और आप दोनों इस इत्तेहाद को आगे लेकर चलेंगे। औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो प्रकाश अंबेडकर साहब का कहना है कि गफ्फार कादरी साहब की सीट पक्की है, लेकिन सेंटर और पश्चिम वेस्ट की सीट पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में ये इत्तेहाद कितना मजबूती के साथ आगे जाएगा और सेंटर पे किसका कब्जा होगा और जो है तो वेस्ट पे किसका कब्जा होगा। कैमरा पर्सन जावेद शेख के साथ मैं शारिक नक्शबंदी।